हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिन और आज हम भाग 3 का कुछ भाग बचा था उसका हम पढ़ने आगे पढ़ेंगे। और देखिए आपके सामने दिया गया है। आपके मैंने 6 प्रकार के अधिकार बताया था, मौलिक अधिकार, जिसमें से आपका ये तीसरा है अधिकार आपका। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। देखिए एक क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आए समझ में। इसमें आर्टिकल 23 से और आर्टिकल 24 के बीच में दिया है। आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच में दिया गया है। अब इसमें किया क्या है, देखिए आर्टिकल 24 आर्टिकल 23 क्या है। आर्टिकल 23 क्या है, मानव तस्करी एवं बाल्यात्य आश्रम पर प्रतिबंध। बलात् आश्रम पर प्रतिबंध। इसमें होगा क्या, देखिए मानव तस्करी माने होता क्या, जब छोटे छोटे एज के जो चाइल्डहुड के बच्चे हैं, जो बचपना है, मतलब कि उनके अंदर अबे नए नए मतलब कि उनके ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है कि इन चीज़ों को ना, मतलब कि इसको सेक्सुअल वर्क करने के लिए इन बच्चों को, लड़कियों को खरीदा जाता है और उनके लिए बिक्री की जाती है। तो उसको मानव तस्करी का मतलब क्या होता है कि मानव को खरीद और बिक्री को रोक लगाना। ऐसे में अब बालत्य आश्रम मतलब किसी भी छोटे बालक को, मतलब कि बरियाई से, मतलब कि प्रेशराइज कर कर उससे काम करवाना को भी क्या किया गया, यहाँ पर प्रतिबंध किया गया। ऐसे समझ में बात क्लियर हुई। मानव तस्करी मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे जो टीन एजर के होते हैं, एज के होते हैं, उनको क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है। उससे काफ़ी मतलब कि काफ़ी पैसे लोग कमाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको यूज किया जाएगा मानव तस्करी। और बलात्य आश्रम मतलब कि जो छोटे उम्र के बच्चों को प्रेशराइज कर कर बलपूर्वक काम करवाया जाता है, उसको रोक किया जाता है आर्टिकल नंबर 23 में। लेकिन आर्टिकल नंबर 24 में किया गया है बाल आश्रम पर प्रतिबंध। मतलब कि देखिए, मतलब कि उसकी कोई मजबूरी है, कोई कारण है, तो उसके वो क्या क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो इस पर भी रोक लगाया गया है। उसकी 14 वर्ष से कम उम्र होगी ना, तो उसको क्या क्या किया जाता है, काम नहीं, उससे काम नहीं लिया जाएगा। उससे क्या किया जाएगा, उस बच्चे से काम नहीं लिया जाता है। ये देखिए, इस पर कानून पास करने वाला प्रथम वायसराय था जो लॉर्ड रिपन था। कौन था, लॉर्ड रिपन था, जो 1884 में इसने कानून पारित किया था। किसके तहत, फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में जो एक्ट आया था इंग्लैंड के द्वारा, उसके द्वारा क्या किया गया था, उसने पहला वायसराय था लॉर्ड रिपन ने, इसने कानून लगा दिया था। ऐसा समझ में कि भाई छोटे जो 14 वर्ष के एज के बच्चे हों, उन पर हम उससे हम काम नहीं लेंगे। बात क्लियर हो गई। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आधा अगला आर्टिकल। देखिए क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। अगला स्लाइड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 25 कर क्या रहा है। व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मनाने का अधिकार है। ऐसा उनमें मनाने का अधिकार या मानने का अधिकार है। जैसे सिखों को कृपाण मतलब कि तलवार लेके चलते हैं, मुस्लिमों को दाढ़ी बनाकर आप चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हिंदुओं को टीकी रखने की स्वतंत्रता, मतलब कि चुरकी जो नहीं होता है, या टिक्के लगाते हैं, ये सब क्या होता है, हिंदू को मान्यता दी गई कि आप कर सकते हैं। ऐसा में तो आर्टिकल नंबर 25 के तहत दिया गया। आर्टिकल नंबर 26 के तहत क्या दिया गया है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन को आयोजन करने का अधिकार। मतलब कि अब कोई भी धर्म अपने उस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उसको पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, जैसे हिंदू यज्ञ होता है, हवन सब हिंदू करते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, देखिए मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं, ये सब क्या होता है, ये उसको अनुमति दी गई है आर्टिकल नंबर आपके 26 के द्वारा। ऐसा समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपके, देखिए आर्टिकल नंबर 27 दिया है, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को मुक्त कर
समझा जाएगा। मतलब कि आप जो भी धार्मिक कार्यक्रम, जो धार्मिक जो आय होती है, जैसे हम कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोई मंदिर या कोई काम करने के लिए धार्मिक, तो उसको क्या, उस पर सरकार कर नहीं लगाएगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 27 के तहत कर नहीं लगाएगी। बात क्लियर हुई। अब देखिए आर्टिकल नंबर 28 देखते हैं। सरकारी धन से चल रहे शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो भी सरकारी द्वारा धन द्वारा जो भी स्कूल शिक्षा या यूनिवर्सिटी चल रही हैं, उसमें आप मतलब कि धार्मिक शिक्षा नहीं अलाउ कर सकते हैं। ना ही अपन कुरान स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही गीता पढ़ा सकते हैं, ना ही रामायण पढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक शिक्षा हैं, उसको आप नहीं दे सकते हैं। केवल भारत मतलब कि जो आपका मतलब कि यूनिवर्सली एजुकेशन है, उसको आप पढ़ा सकते हैं। किस में? आप किस में? आप जो सरकारी शैक्षणिक संस्था है उसमें। ऐसा में देखिए अपवाद के रूप में लिया गया है, भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वे धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। जैसे मदरसे। जो मुस्लिम हैं, क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो क्या करते हैं? अपने लिए क्या कर सकते हैं? एक अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब शिक्षा के लिए मदरसे को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। बात क्लियर हुई। आर्टिकल नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कर दिया है आपका। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपका? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आए समझ में। आर्टिकल नंबर 30 और 30 से आर्टिकल 29 से 30 तक दिया गया है। आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति मनाने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। ऐसा समझ में। जैसे नोट में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, जो भी अल्पसंख्यक के हित है, जैसे मदरसे अपना बना के काम चलाते हैं, तो उनका कुरान मुरान जो भी उर्दू से पढ़ने का कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका आर्टिकल नंबर 30 आज समझ में। आर्टिकल नंबर 30 में क्या दिया है? देखिए आर्टिकल नंबर 30 में दिया है कि व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने तथा प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा समझ में। बात क्लियर हो गई। कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा लेने और प्रवेश करने से वंचित नहीं किया सकता है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 30 के तहत। ऐसा समझ में। आर्टिकल नंबर 30 के तहत ऐसा वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। जैसे देखो कोई भी अल्पसंख्यक है जो आप मतलब कि शैक्षणिक संस्था में जाने से संकोचित करता है, मतलब कि मैं नहीं वहाँ पर पढ़ूंगा, तो खुद से वो क्या कर सकता है? अपना एक स्कूल स्टार्ट कर सकता है। उसमें सरकार अपना धन लगा सकती है, आराम से वो अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा सकता है। जैसे मदरसे हो गए। बात क्लियर होगी। देखिए आर्टिकल नंबर आपके 31 है। आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया है, बट इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसे इस कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 301 में रखा दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसको क्या किया गया है? अब इसको हटा दिया गया है। ऐसा में हटाकर क्या किया गया है? अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब कि आपका कानून अधिकार है कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं। ऐसा में खैर तोड़ का कमा धमा का रख सकते हैं, लेकिन पहले मौलिक अधिकार था, मतलब कि आपको प्रॉपर्टी मिलनी ही चाहिए। ऐसा में ये पहले था, लेकिन अब नहीं। आप कमाएंगे धमाएंगे रखेंगे, बस आपका कानूनी अधिकार हो गया। इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? 300A आर्टिकल में रख दिया गया। बात क्लियर होगी। चलते हैं अगला पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है आपका? देखिए अगला आपका है, देखिए अगला आपका है अगला आपका है, सॉरी थोड़ा सा, हाँ देखिए
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में 32 को क्या किया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें देखिए आर्टिकल नंबर 32 में क्या क्या दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसा में अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति का मूल अधिकार हनन होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे मूल आपका अधिकार कोई छीन रहा है, आपका हनन कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार की रिट जारी करती है। क्या करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ऐसे में पहला बंद प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, अधिकार पृच्छा और प्रतिषेध। ऐसा में पांचवा आपका है उत्प्रेक्षण। आपके 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कौन जारी करती है, आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ऐसा में और आर्टिकल 126 हाई कोर्ट, मतलब कि आपका हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ऐसा में चलते हैं अगला, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहस्री न्यायालय में प्रस्तुत करें। एक इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन करता है तो वो क्या किया गया, वो जैसे मेरा कोई मूल अधिकार हनन किया तो मैं जाऊंगा केस कर दूंगा। केस करके जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस या दरोगा उसको पकड़ेगा तो 24 घंटा के अंदर किसके सामने खड़ा करेगा, आपके न्यायालय के सामने प्रदर्शित करेगा उसको। बात क्लियर हो गई। एक क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है आपका, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट परमादेश में इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी इच्छा से काम नहीं करता है उस पे यह रिट जारी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो क्या करे, अच्छे से काम ना करे तो उसको क्या किया जाता है, उस पर हम परमादेश एक रिट जारी कर सकते हैं। जैसे गड़बड़ काम करे, लेट आप काम करे, ड्यूटी इस टाइम की है तो आए उस टाइम, तो इस पर क्या करे, परमादेश जारी कर सकते हैं। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उस कर्मचारी पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसा समझ में। अब चलते हैं अगला देखते हैं। आपका अगला क्या है, देखिए अगला आपका है अधिकार तृष्णा। देखिए अधिकार अधिकार पृष्ठा। अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो इस रिट के तहत उसकी नौकरी रद्द की जा सकती है। ऐसा उनमें यदि कोई भी कर्मचारी क्या किया है, मतलब कि गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को क्या किया, अचीव किया गया है, उस पर क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करेगी, उसको क्या करे, उसकी नौकरी को हटा देगी, उस पोस्ट से हटा देगी। अब देखिए, अब नीचे वाला क्या है, प्रतिषेध में होता क्या है, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के द्वारा किए गए जो भी निर्णय को रद्द कर सकती है। ऐसे में जैसे आपका कोई भी होगा तो उसको क्या किया जाएगा, मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, क्या किया, उसने कोई निर्णय लिया,
उस निर्णय में कुछ गलत पाया गया तो उस गलती को क्या किया जाएगा, गलती पाने से उस निर्णय को रोक कर के किस में भेजा जाएगा, आपके हाई कोर्ट में। यदि उस हाई कोर्ट में भेजा गया, अब हाई कोर्ट से भी गलती होती है उस निर्णय में, तो कौन लेगा उसको हाथ में, सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो ये क्या होता है, मतलब कि आपका प्रतिषेध के तहत आप जो लोअर और हाई कोर्ट के बीच में जो भी डिसीजन लेने की वो हो रही है, दिक्कत हो रही है या गलती से ले लिया गया, तो उसको डिसीजन को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय करके उस पर सही से फिर याचिका दायर की जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा दोबारा से। अब देखते हैं अगला लास्ट है, आपका अगला लास्ट है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में होता क्या है, सेम उसका भी यही काम है। देखिए यह भी क्या है, देखिए यह भी ऊपर न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारियों को उल्लंघन करने के फैसला सुना चुकी रहती है। अब इसमें भी क्या है कि अब कोई भी उच्च न्यायालय उससे ऊपर जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, निम्न न्यायालय ने कोई गलती कर दिया, कोई मतलब कि कानून का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना दिया, मतलब गलत डिसीजन से फैसला सुना दिया, तो वो भी क्या कर सकता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन करेगी या उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी डिसीजन को, या उसको हटाकर क्या करेगी, नए तौर से सुनवाई कार्रवाई की जाएगी उत्प्रेक्षण में। और आपके 5 प्रकार के हो गए। चलते हैं, आप इसको देखिए समझिए। अब अगले बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। देखने सुनने के लिए धन्यवाद।